कॉपी लाए हैं सभी लोग। पिछले कई दिनों से बार बार आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, 9th का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 9th ही नहीं, 10th का भी क्वेश्चन जो फॉर्मेट है बोर्ड का फॉर्मेट है, जो आपको जिससे एग्जाम आपका लिया जाता है, आपको एग्जाम देना होता है। आज उसकी बात हम लोग करते हैं। एक सिंपल पेपर यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है। एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई यह ना समझे कि यही एग्जाम का प्रश्न पत्र। यह एक मॉडल, एक सैंपल, मतलब ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में आएगा। उसको टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। इसको टॉपिक वाइज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है ये, संस्कृत संप्रश्नात्मक 122 सब्जेक्ट कोड है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीबीएसई के द्वारा, उन सभी सब्जेक्ट्स का एक कोड डिसाइड किया गया है। मैथमेटिक्स का अलग कोड, इंग्लिश का अलग कोड, साइंस का अलग कोड, हिंदी का अलग कोड और संस्कृत का अलग कोड। इसमें संस्कृत का जो कोड है वो कितना है? 122 संकलनात्मक मूल्यांकन है। प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन का प्रारूप है, आपका क्वेश्चन पेपर का जो फुल मार्क्स होता है वो कितने का है? 80। ध्यान रखिए, यहाँ ये मैं स्प्रिंट 80 आपका क्वेश्चन का फुल मार्क्स है 80, and your 80 marks is divided into 4 groups, 4 parts। 4 भागों में आपका ये 80 नंबर डिवाइडेड होता है, 4 खंडों में। एक खंड आपका होता है, यहां निर्देश से देख सकते हैं, निर्देशाः प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। प्रश्न पत्र में 4 खंड है, खंड क, खंड ग, खंड ग और खंड घ। खंड क अपठित बोधनम, खंड ख रचनात्मकम कार्यम, खंड ग अनुकृत व्याकरणम एवं खंड घ पठित बोधनम। ये आपका 4 खंड में अलग अलग आपका क्वेश्चन बटा हुआ है। 80 अंक जो आपके निर्धारित किए गए हैं, उन 80 अंक को बांट दिया गया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। आपको 80 मार्क्स की तैयारी करने के लिए इन ऑल 4 सेक्शंस, चारों खंडों को आपको पढ़ना होगा। अपठित अबोधनम 10 अंक। अपठित अबोधनम आप जानते हैं, अंग्रेजी में अनसीन पैसेज के रूप में भी आप इसे जानते हैं। बराबर इसका अभ्यास आप करते रहते हैं, ये दिया जाएगा। अब उसमें क्या रहता है देख लीजिए। अपठित अबोधनम अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखितम नीचे जो गद्यांश लिखे गए उसको पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर दें। अब ये गद्यांश दिया गया है आपको, ये गद्यांश आपको दिया गया है, इसको कैसे बनाना है ये भी मैंने एक वीडियो में बना करके भी मैंने YouTube पर में इसको दिया है कि अपठित गद्यांश को कैसे हल करें। एक ट्रिक है, क्या आप लोगों ने देखा है उसे? नहीं देखा है अभी तक, देख लेना चाहिए आपको। अपठित गद्यांश को आप कैसे बनाएंगे तो आप जल्दी बना पाएंगे और सही बनाएंगे। दोनों बातें हैं वहां पर, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पुनः उसको बताना शुरू करूं तो फिर पूरा सिंपल पेपर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये आप लोग प्रयास करें कि जाकर देख लें। जो नहीं देख पाएंगे इसके बाद भी फिर आकर को बात करें। इसमें जैसे गद्यांश दिया गया है, इतना जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है? ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। सुकराता
यूनान देशस्य प्रसिद्धः दार्शनिकः आसीत्। एकदा तस्य समीपे एकः भक्तः आगच्छत्। आप चर्चा महात्मन् दीपस्य अधः अंधकारः किमर्थं भवति, चन्द्रमसि च कलङ्कं किमर्थं भवति इति। शुकुरातः प्रवदत् वत्स, हे भवता दीप के प्रकाशः चन्द्रमसि तो शीतलता न दृष्टा, केवलं तंत्र अंधकार तत्र अंधकारः कलङ्कः एव दृष्टः। एषः मनोवृत्ति दोषः एव। यादृशी यस्य भावना भवति सः तद्वस्तु तद्भावेन एव पश्यति। अतः अस्माभिः सद्गुणाः एव द्रष्टव्याः न तु अवगुणाः इति। अतएव उच्यते यदि नरः सकारात्मक दृष्टया जीवनं यापयति तदा तस्य सर्वे विकाराः दूरीभवन्ति। मानवस्य जीवने सुख दुःखयोः मूल कारणम तस्य सकारात्मक नकारात्मक का दृष्टिकोण है। ये गद्यांश है, इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब आपके सामने प्रश्न आ गया, एक पदेन उत्तर। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देना है, निर्देशों का ध्यान रखना है। एक पदेन उत्तर मतलब एक पद में उत्तर अब आपको देना है। ये जो प्रश्न पूछे गए, मानवस्य जीवने सुख दुःखयोः मूल कारणम किम, मानवस्य जीवने सुख दुःखस्य मूल कारणम किम। आप लोग यहाँ गद्यांश में खोज सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मानवस्य मिल गया, आप लोग खोज लिए। कैसे खोजा आपने, जब आपने उस गद्यांश को पढ़ा। ध्यान रखिए, पढ़ने के बाद ही उसको खोज सकते हो। इसमें आपको 4 प्रश्न है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर, 2 प्रश्न इसमें है। फिर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी आपको गद्यांश को पुनः पढ़ना होगा। अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखा, इसका एक शीर्षक लिखना है। ये जो गद्यांश है इसका टाइटल क्या हो सकता है। उसके बाद प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखा। अब इसमें अपृच्छत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसमें दिया गया है, इसमें से सही विकल्प ये दिया गया है। चलिए, इस तरह का ये 4 प्रश्न है। अपठित अपोधन का काम खत्म। लेकिन फिर मैं एक बार बताता हूं, अपठित अपोधन कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए आपको एक बार देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, इस संबंध में जो ट्रिक बनाकर दिया गया है वो देखना चाहिए। चलिए, अब चलिए रचनात्मकम कार्य। अब आ जाइए रचनात्मकम कार्य पर। यह कंपोजिशन सेक्शन होता है। आपके क्वेश्चन पेपर का दूसरा खंड होता है। आपके क्वेश्चन पेपर के कुल कितने खंड किए गए, 4 खंड, 4 भाग किए गए। 4 भाग में एक भाग के बारे में मैंने आपको बताया है भी किस तरह का प्रश्न आता है। अब दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग है आपका रचनात्मक कार्य। ये 15 अंक का होता है। इसमें 3 तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है आवेदन पत्र। पत्र में 2 तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। आपको पत्र कैसा है ये आपको देखना है। यहाँ सामने जो हमारे सामने है, इसमें है भवान अनिलः, आप अनिल हैं। भवतां विद्यालये संस्कृत भित्ति पत्रिका प्रतियोगितायाः प्रदर्शनी आयोजिता। आपके विद्यालय में संस्कृत भित्ति पत्रिका प्रतियोगिता की प्रदर्शनी आयोजित की गई। तद विषये, उस विषय में स्वमित्रं, अपने मित्र को, स्वमित्र सौरभ को प्रतिसूचयता भवता लिखिते लिखिते पत्रे मंजुषातः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। आप अनिल हैं, आपके विद्यालय में पत्रिका, संस्कृत पत्रिका की प्रदर्शनी लगाई गई। इस विषय में अपने मित्र सौरभ को पत्र लिखिए। आप उस पत्र की पूर्ति मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से। इस तरह का एक पत्र रहता है। ये पत्र मित्र को लिखा गया है। किसको लिखा जा रहा है,
मित्र को लिखा जा रहा है पत्र, इस तरह के पत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र की अनौपचारिक पत्र? अनौपचारिक पत्र है ये। मित्र को, माता पिता को, सगे संबंधी को जब पत्र लिखा जाता है अनौपचारिक, जब किसी ऑफिस कार्यालय को लिखा जाता है तब वह औपचारिक पत्र होता है, जिसमें सेवा में श्रीमान करके हम लोग लिखते हैं। आगे आपका देखिए, पतंजलि छात्रावास, छात्रावास से लिखा गया है पत्र। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से शब्द चुन करके आपको लिख देना। समझ रहे हैं सब लोग? पत्र बनाने वाला कैसा रहेगा? अब ध्यान एक चीज और का रखिएगा, ये इसी टर्म के लिए है। नेक्स्ट टर्म में ये बदल जाएगा, सीबीएसई का कुछ फॉर्मेशन बदल रहा है, हम अभी उसे लागू नहीं करेंगे इस एग्जाम के लिए, हम आगे से लागू करेंगे। अभी आपका यही चलेगा इस टर्म में, फर्स्ट टर्म इसमें से लेकर के उसको बना देना है। आपको यह भी मैं बता देता हूं कि रचनात्मक कार्य को कैसे बनाएं। ये जो 80 नंबर आपका है फुल मार्क्स है एग्जाम के लिए, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका जो अलॉटेड टाइम है उतने समय के अंदर आप सब बना लें। अधिकतर बच्चों की यह शिकायत रहती है कि क्या करें, समय ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला, मेरा तो छूट गया। ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। कितने समय में हमें किस सेक्शन को बना देना है? अपठित अवबोधन 10 नंबर का है, उसके लिए हमें कितना समय देना चाहिए? रचनात्मक कार्य 15 नंबर का है, उसके लिए हमें कितना समय देना चाहिए? ये आपको प्रैक्टिस में निर्धारित कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में भी हमने एक वीडियो इस पर दिया है, जिसको देखकर आप अपने आप को उस हिसाब से प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। चलिए, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया और रचनात्मक कार्य का पहला प्रश्न। क्वेश्चन पेपर में दूसरा और रचनात्मक कार्य का पहला। रचनात्मक कार्य में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3। प्रत्येक प्रश्न का वेटेज कितना होगा? 5 का वेटेज होगा, तब ना 15 तो हो जाएगा। चलिए, अब तीसरा प्रश्न जो आपका रहेगा, चित्राधारित वर्णनम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्राधारित वर्णनम, अर्थात चित्र को देखकर तब उसका वर्णन करना। जैसे चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम लोग देख रहे हैं और इस चित्र, ये जो चित्र दिख रहा है इससे मिलता जुलता यहाँ शब्द भी दिया गया है। मंजूषा में जो शब्द दिया गया है वो उससे मिलता जुलता है। देख लीजिए कैसा चित्र में आपको क्या लग रहा है? मेट्रो ट्रेन है कि नहीं? यहाँ देखिए मेट्रो यानन है, मेट्रो यानम है, स्तंभ पिलर देख रहे हैं आप, यहाँ पिलर्स हैं, जना लोग देख रहे हैं, लोग भी हैं, वाहनानी गाड़ियां हैं, वृक्ष आसपास वृक्ष भी दिख रहे हैं, ऊपरी ऊपर अधा नीचे, ये इसमें प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब एक चीज और इसको बनाते समय ध्यान रखिए कि इसमें जितना शब्द दिया गया है सबका प्रयोग वाक्य में हो ही जाना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। ये हेल्प बॉक्स है। क्या है ये? हेल्प बॉक्स है। हमारे हेल्प के लिए ये दिया गया है। कोई आपको हेल्प कर रहा है कि आपको पैसों की जरूरत है मान लीजिए, और किसी के पास आप मदद के लिए गए और वो बोला ठीक है बोलो कितना चाहिए, क्या आपको उसका जितना है सब ले लेना चाहिए? आपको जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें जितना आपको लग रहा है कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए वो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जनाह लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जनाह ही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वाक्य जने से ज्यादा अच्छा बनेगा तो आप जने ही लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द का रूप अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। 5 वाक्य आपको बनाना रहता है, 5 अंक का 5 वाक्य होता है, 1 अंक का 1।
इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले चित्र देख करके आप हिंदी में छोटा छोटा 5 वाक्य बना लीजिए, एकदम छोटा से छोटा बनाइए, बड़ा वाक्य नहीं। इसको देखकर 5 वाक्य छोटा छोटा बना लीजिए कहीं रफ पेपर पर और उसको संस्कृत में उसके लिए सब ठीक है। ये ध्यान बनाते समय रखना चाहिए। चलिए, अगर ये आप नहीं बना सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहे कि हमको ये बनाने के लिए नहीं आएगा, तब उसको क्या करना चाहिए? मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया जल प्रदूषणम इति विषयम अधिकृत पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। अब फिर मंजूषा दिया गया। मंजूषा, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी को मंजूषा कहते हैं। अब इसमें दिया गया, फिर शब्द दिए गए हैं। अब आप 5 या तो चित्र को देख करके उसका वर्णन कर दीजिए, उसके लिए अलग से मंजूषा दिया गया। वो अगर नहीं कर सकते तो 5 वाक्य जल प्रदूषण के बारे में लिखिए। आप हिंदी में जल प्रदूषण के बारे में 5 वाक्य लिखिए और उसको इन शब्दों की सहायता से संस्कृत, ये आपकी इच्छा पर है। दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको बनाना ही होगा, ये भी बात है। इसके बाद चले आइए, अब है अनुप्रयुक्त व्याकरण। देख लीजिए, अनुप्रयुक्त व्याकरणम जो है, आपको अनुप्रयुक्त व्याकरणम में 25 अंक का ही होता है। ये मॉडल पेपर पर आप नहीं जाना है आपको, ये सिर्फ फॉर्मेट में बता रहा हूँ। 25 अंक का होता है अनुप्रयुक्त व्याकरण। उसमें व्याकरण का प्रश्न आपको पूछा जाएगा और इसमें एक ये आपको 2 ही रचनात्मक कार्य में अनुवाद भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो 2 पत्र लेखन और आपको मैंने बता दिया चित्र आधारित वर्णन। इसके 5-5 का हुआ था, 10 हुआ। अब 5 नंबर का अनुवाद रहता है संस्कृत में करना, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 5 अनुवाद, 6-7 रहता है, उसमें से कोई 5 का संस्कृत में आप अनुवाद कर दीजिए। ये सैंपल पेपर चूंकि पुराना है, इसलिए इसमें मार्क्स डिवीजन पुराना है। मैंने आपको बताया है मार्क्स डिवीजन जो न्यू अभी चल रहा है उसका 80 मार्क्स, इसमें है 90 मार्क्स। 90 है इसलिए इसका इसमें 13 दिया हुआ, जबकि 13 नहीं होता है, 30 नहीं होता है, कितना होता है इसका 25। चलिए, अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसमें विकल्प दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, अयं वर्णः त वर्गे नास्ति। अयं वर्णः, अयं का अर्थ होता है यह वर्ण त वर्ग का नहीं है। इसमें से कौन सा वर्ण त वर्ग का नहीं है? ये इसमें से ये जो है ये त वर्ग का वर्ण नहीं है। त वर्ग बताए हुए हैं कि व्यंजन वर्ण में ये 25 जो होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क से लेकर के म तक। और प्रत्येक का नाम इनके वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 5 5 5 25। अगला प्रश्न है, अस्य उच्चारण स्थान तालु नास्ति। इसका क्या अर्थ हुआ? अस्य उच्चारण स्थानम तालु नास्ति, अर्थात इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है। किसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है इसमें? चलिए, आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे समझिए। अगला है उचितम वर्णम चित्वा वर्ण वियोजनम। उचितम वर्णम चित्वा वर्ण वियोजनम रिक्त स्थानानि पूरयत्। वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन कहते हैं वर्णों को अलग अलग करके लिखना, और वर्ण संयोजन कहते हैं वर्णों को एक साथ करके लिखना। इसमें वर्ण वियोजन वृक्षस्थ शब्द है, वृक्षस्थ
इसका वर्ण नियोजन किया गया, ग हलन री क हलन। उसके बाद क्या होगा, इसमें से खोजना है क्या होगा इसके बाद, कोई बता सकता है क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला मैं वर्ण संयोजनम चिन्ह, इसको वर्ण संयोजन कीजिए, क्या होगा? चलिए ठीक है। ऐसे ही आगे आपको प्रश्न रहेगा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितम संधि विच्छेदम वा कुरु। निम्नलिखित पदों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। शिष्य अध्ययन अर्थम गुरुं प्रति गच्छति। क्या होगा ये आप लोग देखते रहिएगा, हम प्रत्येक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को उतना समय देना पड़ेगा। देख रहे हैं संधि से प्रश्न। उसके बाद क्वचित सद्रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत् एषः डैश वसिष्ठस्य आश्रमम् अस्ति। मुने कौन सी विभक्ति मुने हो गया? प्रथमा। यहाँ प्रथमा कैसे होगा? यहाँ षष्ठी है, यहाँ प्रथमा कैसे हो जाएगा? आश्रम में डैश हिंसा निषिद्धा, इसमें सब रूप आपको भरना है। उसके बाद धातु रूप अस्माकं कक्षायां त्रिशत छात्राः अस्ति सन्ति सन्ता, क्या होगा? अस्माकं कक्षायां त्रिशत छात्राः सन्ति, बहुवचन। इसमें आपको अब मंदुषातः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखिते अनुच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अनुच्छेदम पुनः लिखत। इसमें कुछ शब्द दिया गया है, आपको इससे चुन करके उसमें शब्द भर करके फिर से लिख देना, ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद है प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, प्रकृति और प्रत्यय को प्रत्यय वाला इसमें जो जो ल्यप आरोही भोजनम खादित्वा अथवा और ल्यप दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। क्लास में कई बार पढ़ाते हुए मैं बताता रहता हूँ, अथवा और ल्यप दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। कहाँ पर अथवा लगेगा, कहाँ पर ल्यप लगेगा? जब किसी धातु के पहले उपसर्ग लगा रहेगा तो कर के अर्थ में वहां ल्यप प्रत्यय लगेगा, और जब किसी धातु में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है और कर का अर्थ हमें प्राप्त करना है तो वहां पर अथवा प्रत्यय का प्रयोग। इसके बाद आपको अब आ जाइए पठित शब्दों। अब आप मेन कोर्स बुक पर पहुंच रहे हैं, ध्यान रखिए, अब आप मेन कोर्स बुक पर पहुंच रहे हैं। मतलब अभी प्रश्न पत्र के 3 खंडों की बात हो गई। किस किस की बात हुई? अपठित बोधनम, रचनात्मकम कार्यम और अनुप्रयुक्त व्याकरणम, उसी को व्याकरण का। अब पठित अवबोधन में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश आपको दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़ना। ये गद्यांश आपके बुक से रहेगा, अपठित गद्यांश आपके बुक से नहीं रहेगा, वो कहीं से रह सकता है। आपने जो नहीं पढ़ा है कभी, अपठित मतलब नहीं पढ़ा गया। अपठित का क्या अर्थ होता है? नहीं पढ़ा गया। आपने नहीं पढ़ा है, वो गद्यांश आपको दिया गया, उसको अपठित गद्यांश कहा गया। ये जो है ये अपठित नहीं है, ये पठित है, बुक से दिया। इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। उसके बाद पद्यांश रहेगा, पद्यांश मतलब श्लोक रहेगा, जैसे दिया गया है काशात निर्जायते मध्यमानात् भूमि तोयं खन्यमाना ददाति
सोत्साहानां नास्ति साध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। ये श्लोक है, ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ क्लास में आपको बताया गया। अब इसी पर आधारित कीदृशां नराणां कृते किमपि असाध्यं नास्ति, इस तरह के नर के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उसका उत्तर इसी में से आपको। इसके बाद एक नाट्यांश रहता है, मेन कोर्स बुक से एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश। नाट्यांश भी आपके पाठ में दिया हुआ है। गोदोहनम है ना आपका, गोदोहनम पाठ। गोदोहनम में, गोदोहनम से उसका अंश रहेगा, उस नाटक का कुछ अंश दिया जाएगा, उसको पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप। उसके बाद अन्वय लिखना है। अन्वय लिखने का अर्थ हुआ कि श्लोक लिख दिया गया। देखिए श्लोक लिखा हुआ है ना, अधोलिखित श्लोकयोः भावार्थम, ध्यान दीजिए आप लोग, अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थः मंजुषातः उचित पदानि चित्वा पूरयेत्। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित, अधोलिखित मतलब निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ मंजुषा से उचित पद चुनकर आप। अब सजातो येन जाते नियाति वंशः समुन्नति परिवर्तिनी संसारे मृतो को वा न जायते। अब इसका अर्थ इसमें संस्कृत में दिया गया है, अर्थ इसमें दिया गया है। इसमें अर्थ देखिए इसका दिया गया, अयम संसारः देश, अयम संसारः देशस्ति अथ प्रतिदिनम अनेके जनाः जायन्ते डैश परम यस्य नरस्य डैश वंशस्य गौरवं वर्धते तस्य जन्म एव डैश। अब इसका आंसर जो आपको ढूंढना है, इसके लिए भी हेल्प बॉक्स दिया गया, इसमें से खोज करके उसको देखिए। और श्लोक वही आएगा जो श्लोक आपके क्लास में पढ़ाया गया है। इसमें वो श्लोक नहीं है जो आपको पढ़ाया गया है, इसमें कोई भी प्रश्न वो नहीं है जो आपको पढ़ाया गया है। ध्यान रखिए, इसमें कोई, ये पुराना सैंपल पेपर है जो आपके लिए तैयार किया गया है, वो अलग है। हाँ, उसका फॉर्मेट यही है, इसी डिजाइन में वो आएगा, लेकिन आपने पढ़ा है वही आएगा, जो आपको पढ़ाया गया है वही आएगा। इसके लिए आप लोग बेहद निश्चिंत हैं। आपने जो पढ़ा है, अब देखिए इसके बाद रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। इसमें रेखांकित पद है, आपकी पुस्तक में भी प्रत्येक लेसन में है, प्रत्येक पाठ में है। उसमें से प्रश्न रहेगा 4-5, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। अधोलिखित कथा वाक्यानि कथा क्रमेण संयोज्य पुनः लिखत। अब ये किसी कहानी का 7-8 वाक्य उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया है। पहले क्या होगा ये आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कहानी आप सबने पढ़ा, इसलिए पुनः आप सबों को बुक पढ़ना चाहिए। आपका जितना भी पाठ है उसको आपको फिर से पढ़ना चाहिए। और पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद, इस कहानी के क्रम को जोड़ना चाहिए। कथा क्रम, कहानी का क्रम, कहानी का जो क्रम है उसमें पहले क्या, इसमें हो सकता है कि सबसे पहले जो हुआ वो बीच में लाइन वाक्य आ गया हो,
उस वाक्य को उठाकर हमें रखना पड़ेगा कहाँ? नंबर 1 में सबसे पहले रखना पड़ेगा। हो सकता है नंबर 2 में जो आने वाला वाक्य है वो लास्ट में चला गया हो, उसे नंबर 2 में सजाना पड़ेगा कहानी के क्रम में। और उसके बाद जो प्रश्न रहता है, प्रसंगानुसारम रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत, ये भी प्रश्न रहेगा। इसमें जो रेखांकित पद है उसका अर्थ इसमें दिया गया है, इस 4 में से कोई। ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या अर्थ होगा वो आपके पास सही है, उसका अर्थ इस 4 में से कोई न कोई दिया गया है, आपको उसमें से चुनकर लिखना है कौन सा अर्थ होगा। बस अब यही आपका इतना ही है, इतने की आपको तैयारी करनी चाहिए। इतने की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। और अभी ये वीडियो भी फिर से मैं उसको वीडियो डालूंगा। ये अभी जो सैंपल पेपर आपको समझाया है, आप चाहें कि सर क्या क्या समझाए हैं क्लास में, हो सकता है कोई जा करके भूल जाए, इसको आप दोबारा देख सकते। ठीक है, ओके, यही ना।